शिक्षालय समाज व राष्ट्र का वह मंदिर होता है जहाँ शिक्षक समाज व राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन अफसोस, शर्म व पीड़ादायक बात यह है, आज चंद ऐसे शिक्षालयों में ऐसे अय्याश मालिक, अधिकारी, पदाधिकारी पिछले कई सालों से राज कर रहे हैं, जिन्होंने इस शिक्षा के पवित्र मंदिर को बदनाम करके रख दिया है अथवा एक वेश्यालय के रूप में तब्दील कर दिया। जी हाँ, नमस्कार, मैं लंकेश आनंद शर्मा, संपादक वतन की पत्रिका कनाल। आज दिनांक 9 जुलाई 2020 को आपके सामने करनाल के जाने माने स्कूल प्रताप पब्लिक स्कूल एवं के मालिक संजय भाटिया एवं करनाल के तहसीलदार राज बख्श के बारे में एक जो कल से पूरे शहर में सुर्खियों में चर्चा में छाए हुए खबर पे चर्चा करने जा रहा हूँ। आपको भी अवश्य जानकारी मिल गई होगी। एक करनाल के थाना सिवन लाइन में महिला थाने में कल प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक संजय भाटिया एवं करनाल के तहसीलदार राज बख्श के विरुद्ध बलात्कार का एक मुकदमा दर्ज, एक महिला द्वारा, जो कि प्रताप पब्लिक स्कूल में के पुस्तकालय में लाइब्रेरियन के अजय भाटिया आज के काम करती थी। माफ़ी चाहूँगा, प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक का नाम अजय भाटिया है, गलती से संजय भाटिया मैं बोल गया था, माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए मैं। साथियों, कितने अफसोस की बात है कि जिस सरकार के अधिकारी सरकार की नीतियों को लेकर सरकार का काम पब्लिक के बीच में ले जाते हैं, जनप्रति के रूप में एक अपना सरकार की छवि साफ करते हैं, लेकिन सीएम सिटी करनाल में एक ऐसे अधिकारी ने एक बार फिर सरकार के लिए एक परेशानी खड़ी कर दी, एक शर्मसार कर दिया सरकार को कि एक अधिकारी अपनी अय्याशी के लिए एक स्कूल के मालिक अजय भाटिया द्वारा एक महिला का यौन शोषण कर रहा है। साथियों, इस स्कूल के बारे में कल से जो जानकारी मिल रही है वह यह है कि इस स्कूल में इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन कभी वे खुलकर सामने इसलिए नहीं आ पाई कि इस स्कूल का मालिक अजय भाटिया अत्यधिक प्रभावशाली है, धनबल, बाहुबल व ऊंची पहुंच के कारण यह मामले दबा दिए गए हैं। यह सरकार इस समय शायद बधाई की पात्र है कि पूरी जानकारी के होने के बावजूद भी इस सरकार ने प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक अजय भाटिया व तहसीलदार राज बख्श के विरुद्ध सहित स्कूल की प्रिंसिपल के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां एक और करनाल पुलिस एक आम आदमी के खिलाफ अथवा जिस आदमी को या पत्रकार को या अधिकारी को फंसाना हो, बिना जांच किए, बिना कोई पूछताछ किए, बिना कोई बयान लिए उसे पहले सड़क से उठा के लॉकअप में बंद कर देती है, मुकदमा भी बाद में दर्ज कर देती है। क्या वह करनाल पुलिस इस बलात्कार के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार करेगी? और अभी तक क्यों नहीं किया? क्या इन्हें पहले गिरफ्तार किया जाना नहीं चाहिए था? क्या ये इतने बड़े अपराधी हैं कि जो करनाल से भाग गए होंगे? अर्थात प्रभाव यहाँ भी इन लोगों का साफ साफ देखा जा रहा है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस प्रशासन पूरा दबाव में है, पूरा प्रभाव में है। मुकदमा भले ही दर्ज कर ली है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि जहाँ एक और ये आम आदमी को पहले गिरफ्तार करते हैं, बाद में मुकदमा दर्ज करते हैं और फिर उसके बाद
अपनी अगली कार्रवाई करते हैं। सबसे बड़े सवाल करनाल पुलिस पर इस समय यही है कि क्या करनाल पुलिस इसमें निष्पक्ष कार्रवाई कर पाएगी, जिसका की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सी कड़ियाँ खुलनी बाकी हैं। आप देखें आगे आगे कि इसमें होता है क्या। लेकिन मुकदमा दर्ज होना भी मैं समझता हूँ एक ऐसा संदेश है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वह कोई उच्च अधिकारी हो, चाहे कोई स्कूल का मालिक हो, चाहे कोई पत्रकार हो। आज समाचार पत्रों में छपा हुआ है कि करनाल के एक पत्रकार सहित 4 अन्यों के विरुद्ध भी छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है। तो जैसा कि सवाल फिर वहीं पे आ जाता है कि जहां करनाल पुलिस आम आदमी को पहले गिरफ्तार करती है, बाद में मुकदमा दर्ज करती है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं स्वयं खुद हूँ जीता जागता, किसी अन्य की बात नहीं कर रहा मैं, कि किस तरह मुझे एक छोटे मामले में पहले पूछताछ करने के बुलाने के नाम पे गिरफ्तार किया गया, अवैध हिरासत में रखा सुबह से लेके शाम तक, और मुकदमा दर्ज किया शाम को, रात को, और उसके बाद उस थाना सिविल लाइन करनाल के तत्कालीन SHO ललित सिंह के विरुद्ध जब उच्च स्तरीय शिकायत की गई IG रेंज करनाल को, जिन्होंने DSP को मार्क कर दी, और DSP ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि थाना सिविल लाइन करनाल की दिनांक 24-25 फरवरी 2015 की रात को CCTV कैमरे की फुटेज खराब दिखा दी, क्योंकि वह CCTV फुटेज इतनी महत्वपूर्ण मजबूत कड़ी गवाह थी, जिसमें तत्कालीन SHO ललित सिंह ही नहीं, पूरा का पूरा थाना ना केवल सस्पेंड होएगा, अपितु उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। उसके बाद यह मामला मैं मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के सामने खुले दरबार में लेके गया। माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी ने तत्कालीन SP जसवंत सिंह रंधावा से पूछा कि SP साहब, आपने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। SP साहब ने बताया कि जी हमने उस अधिकारी की ट्रांसफ़र यमुनानगर कर दी है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसफ़र तो कोई सज़ा नहीं है। अरे ट्रांसफ़र तो आपने उसको यहाँ इस कुर्सी से उठाया, उस कुर्सी पे बैठा दिया, ट्रांसफ़र तो कोई सज़ा नहीं है। कार्रवाई की क्या की जी, हम करते हैं कार्रवाई। और उस मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने जसवंत सिंह रंधावा को पुनः शिकायत, और जो उन बेगुनाह को जिनको बिना DDR बिना FIR के लॉकअप में रखा, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, क्या वह शिकायत मुझसे संबंधित नहीं है। वह शिकायत उन 4 बेगुनाहों की है जो बेचारे अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते, और वो करनाल छोड़कर ही या उनसे छुड़वा दिया गया, वो जा चुके हैं। मेरी आंख के पुलिस करनाल पुलिस के हौसले कितने बुलंद हैं, हौसले इतने बुलंद हैं कि एक पत्रकार की आंखों के सामने बिना DDR बिना FIR काटे 4 बेगुनाहों को लॉकअप में ही नहीं रखा जाता, अपितु मेरे आंखों के सामने उसी रात हवालात में एक कुख्यात हत्यारे धीरज पूनिया, जिसके पर कई हत्याओं का आरोप था, उसकी सेवा दामाद की तरह की जाती है। जहाँ मुझे शुगर रोगी होने के बावजूद दाल रोटी नहीं दी जाती, और वहाँ उसको बाहर रेस्टोरेंट से शाही पनीर, दाल मखनी, बटर नान, मिनरल वाटर दिया जाता है, धूम्रपान कराया जाता है, और CCTV कैमरे को इसलिए नष्ट कर दिया जाता है क्योंकि ये सब गैर कानूनी है। और इसमें सबसे अफसोस, शर्म और पीड़ादायक बात यह है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी दूसरे DSP भी उसमें झूठी रिपोर्ट देते हैं कि अनंत शर्मा की शिकायत झूठी है। उसके बाद मैं इसको हाई कोर्ट में लिखता हूँ तो हाई कोर्ट आदेश देती है, हाई कोर्ट लिखती है SP करनाल को। SP करनाल हमारे आदरणीय भोरिया जी उसको मार्क कर देते हैं DSP घरोंडा को। DSP घरोंडा मुझे बुलाते हैं बयान देने के लिए, और उनका रेडर मेरे से डायरेक्ट अपने फ़ोन से बात करवाने की कोशिश करता है उसी SHO ललित सिंह से कि शर्मा जी, वो ललित सिंह माफ़ी मांग रहा है। मैं कहा माफ़ी तो पहले भी मांग चुका है मुझसे, किस लिए माफ़ी मांग रहा है? जब इसने कोई अपराध किया ही नहीं तो माफ़ी क्यों मांग रहा है भाई? हैं
मैंने कहा वो लिख के माफ़ी मांग ले, चलो मैं उसके बाद सोचूंगा, लेकिन लिख के वो ना माफ़ी मांगनी थी ना उसने आज तक मांग लिया। चौथी बार मैंने वह शिकायत दी हरियाणा के गृह मंत्री माननीय श्री अनिल विज जी को। अनिल विज जी ने वह शिकायत अब सौंप दी है, पहली बार सौंप दी डीएसपी अम्बाड़ा को। तो मैंने दोबारा लिखा, मंत्री जी मैंने इसमें 3 डीएसपी पहले झूठ की रिपोर्ट दे चुके हैं, अब चौथा डीएसपी क्या अपने डीएसपी या एसएचओ के विरुद्ध ईमानदारी से कार्रवाई कर पाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए आप इसकी इंक्वायरी, क्योंकि उस समय भारती अरोड़ा जी करनाल में एक आईजी के रूप में पद ग्रहण कर चुकी थी, और मेरी जानकारी के अनुसार मुझे जो जानकारी थी कि वे एक ईमानदार और अधिकारी हैं और वो निष्पक्षता से कार्रवाई करेंगे, और मैंने उनसे ही मांग की थी कि आईजी अरोड़ा भारती जी को ये शिकायत सौंप दी गई और दे दी गई। उसके बाद भारती अरोड़ा जी के कार्यालय से मुझे फ़ोन आया और मुझे बुलाया गया। मैंने बयान सीडी वगैरह सारे सौंप दिए, लेकिन ना जाने किस कारण अभी भी इस शिकायत को जो भारती अरोड़ा जी के पास पेंडिंग है, लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं, उस पर मुझे नहीं मालूम क्या कार्रवाई है क्या नहीं। मैं इस बारे में बहुत जल्द माननीय आईजी रेंज करनाल भारती अरोड़ा जी से मिलकर जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। साथियों, मैं ये इस बात को इसलिए जोड़ रहा हूं कि मैं आपको ये बता सकूं, सच्चाई आपके सामने ला सकूं कि किस तरह पुलिस पहले अपराधियों को पालती है, पोसती है, लेकिन जब बात खुद पे गिरबान तक पहुंच जाती है तो वह कैसे दहाड़ती है, चीखती है, फड़फड़ाती है। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश कानपुर के अंदर 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा वह विकास दुबे है, जो उस थाने के, जो उसके क्षेत्र का थाना था, अपनी जेब में रखता था। कितने अफसोस की बात है कि इन पुलिस के वर्दी वाले गुंडों ने ही, काली भेड़ों ने ही उसे जानकारी दी कि पुलिस आप पे छापा मारने आ रही है। पुलिस को मरवाने के लिए पुलिस वालों ने ही जानकारी दी, और उसमें अब गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं। उस एसएचओ की तिवारी नाम को बताया जा रहा है, और कहीं अभी रेंज पे कहीं कोई सस्पेंड हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस के अंदर बहुत से ऐसे बैड एलिमेंट्स हैं जो पैसे के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए गलत आदमियों को गलत आरोपों में फंसाते हैं, उन्हें बचाते हैं, अपराधियों को और बेगुनाहों को सूली चढ़ा जाते हैं। मैं करनाल का ही नहीं, पूरे देश का पहला ऐसा पत्रकार हूँ जिसने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 20 अप्रैल 2015 को रजिस्टर्ड पत्र लिखकर यह लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आपने वादा किया था देश की जनता से कि मैं 100 दिन में काला धन ले आऊँगा और 15-15 लाख रुपए सबके खाते में जमा करूँगा। 15 लाख रुपए तो सबको खाते में नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन इतने बड़े डंके की चोट, बोले गई चोट के लिए कम से कम आप माफ़ी तो मांगो। और 24 अप्रैल को मेरे विरुद्ध ये जो महिला, जिसके बारे में उसके 6 पड़ोसियों ने लिख कर दिया हुआ है कि वह अपने घर में देह व्यापार का धंधा करती है, उस महिला की शिकायत पर उस एसएचओ ने बिना मौके पे जाए, बिना आईओ ने मौके पे जाए, कोई मौके पे नहीं गए, किसी के बयान नहीं लिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज तक 5 साल हो गए करनाल पुलिस को एक भी ऐसा गवाह नहीं मिला जिसने ये दावे से कह सके कि हमने आनंद शर्मा को दिन के 11 बजे, आपको जान के उसके महिला के घर आते देखा या जाते थे, लेकिन क्योंकि ऊपर आदेश था आनंद शर्मा को होटल फंसाना था, मुकदमा दर्ज कर लिया, गिरफ्तारी कर ली, और आगे न्यायपालिका का उससे भी ज़्यादा बुरा है। जो जज मुझे सज़ा सुना रही है, उस जज को अपने ऑर्डर में यही नहीं पता कि आनंद शर्मा का वकील कौन है। उस जज को यही नहीं पता कि उसका वकील उस दिन बयान देने आया नहीं आया, ना झूठी जज, और जज की शिकायत करी तो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्या लिखते हैं कि शर्मा जी, आनंद मेजर नाम जज नोटिस भेजते हैं कि आप इसकी एफिडेविट पर शिकायत करो। मैं एफिडेविट पर मुझे लगा लो भी हाँ शायद अब कुछ न्याय हो पाएगा। मैं आपको, एक सिंडिकेट है, एक पूरा झुंड है, चाहे वो राजनीति में, चाहे वो पुलिस में, चाहे वो जुडिशरी में। ये आसानी से अगर आप किसी शक्तिशाली ताकतवर आदमी, आनंद शर्मा जैसा छोटा सा एक गली का पत्रकार, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी बात है सीएम सिटी करनाल में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ये पीड़ा की बात है कि जिस ज़िला करनाल से
मुख्यमंत्री जो है चुन के गया हो, वहाँ के करनाल से यह मामला उठाया जाए। आप जानते हैं कि ये मामला अब भारती अरोड़ा जी के पास है। चलो वो उसमें जो कार्रवाई करेंगे अलग बात है। हम फिर पुनः मैं वापस आ जाता हूँ करनाल के प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक अजय भाटिया। सवाल फिर वहीं पे खड़ा होके आ जाता है, क्या इन प्रभावशाली, बाहुबली, धनबली प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक अजय भाटिया या तहसीलदार राजबख्श के बारे में बहुत सी जानकारियां और जिला प्रशासन को, सीएम सिटी करनाल को भी हैं। क्या उन्हें गिरफ्तार करेगी तो कब करेगी? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसका जवाब आप सबको आने वाले समय मिलेगा। लेकिन ऐसी ये जाते हैं साथियों, आप जानते हैं बेरोज़गारी है, कुछ मजबूरियां, और सबसे शर्मनाक पहलू यह भी है कि मैं ऐसी बहुत से महिला शिक्षकों को भी, बहुत से नहीं, मैं मैंने गलत इस्तेमाल कर लिया है, कि जो हर तरह से साधन संपन्न हैं, पति अच्छी पोस्ट पर लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद पैसे की और अपनी हवस पूरी करने के लिए वे इस तरह के समझौते करती भी हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये सामाजिक विकृति ज़्यादा है, कानूनी तो है ही है, सामाजिक विकृति बहुत ज़्यादा है। तो समाज को भी कब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंतन करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि बड़े दुख की बात है कि इस पर हम अनुरोध करूँगा सरकार से कि सरकार इस पर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, एक निष्पक्ष कार्रवाई करे और सच्चाई दुनिया के समाज के सामने लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।